वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 अप्रैल 2026 और 20 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित कौन हुए। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो अहमदाबाद के अंदर स्थापित और हाल ही में विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल यानी कि 18 अप्रैल को क्या पढ़ा था। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। तो परसों हमने क्या पढ़ा, वित्त वर्ष 2025-26 में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना, वो बना है चीन। 2025 में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस स्थान पे पहुंच चुका है, छठे स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया में दुर्लभ खनिजों के सर्वाधिक भंडार किस देश में है, जिनकी मात्रा लगभग 44 मिलियन टन है, तो वो है सबसे ज़्यादा चीन के अंदर। 16 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय ने भारत रूस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। मुंबई की श्रेया शांतनु मादुंडा ने फ्रांस के बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 के अंदर गोल्ड मेडल जीता। और भारतीय पार्श्व गायिका आशा भोसले को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था, सन 2000 के अंदर। तो ये थे कल परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका डेली टेस्ट आपको, डेली पीडीएफ आपको मिल जाती है और आज वीकली टेस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास आई थी, वीकली टेस्ट आज आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर ही रहेगी। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सयाना अवार्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि सयान अवार्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो सयानी गुप्ता को। ऑप्शन नंबर सी, ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री है और इनको क्या है, सयानी गुप्ता को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से इनको सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा, ये सयान अवार्ड साउथ एशियन एसोसिएशन है, उनके द्वारा इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो किसको मिलेगा, सयानी गुप्ता को। देखो, अभिनेत्री है ये सयानी गुप्ता, इनको सम्मान मिलेगा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026। प्रदान करने वाली संस्था रहेगी साउथ एशियन एसोसिएशन, इनके द्वारा इनको अवार्ड मिलेगा। क्या कारण, कि सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान और कहानी लेखन में सक्रियता के कारण इनको अवार्ड मिलेगा। यानी कि फिल्में और वेब सीरीज के अंदर इनका उत्कृष्ट योगदान रहा। वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशियाई पहचान का सशक्त प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है, ठीक है, तो इनको अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा अवार्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका की है और अप्रैल 2026 के अंत में औपचारिक रूप से इनको ये अवार्ड मिल जाएगा। यानी कि अमेरिका के अंदर अभी अप्रैल के अंदर अभी लास्ट में एक आयोजन होगा, उसके अंदर इनको अवार्ड मिलेगा। पहली निर्देशित फिल्म रही थी अश्विनी और निर्देशन के क्षेत्र में एक नई शुरुआत इन्होंने की थी। यानी कि सीधी सी बात है, एक बॉलीवुड अभिनेत्री है और इनको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 मिला है सयानी गुप्ता को, ठीक है। अगला, भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो कहाँ स्थित है जिसमें जल शुद्धिकरण के लिए पौधों के उपयोग की तकनीक अपनाई गई है। गजब का प्रश्न है। तो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो कहाँ स्थित है जिसमें जल शुद्धिकरण के लिए पौधों के उपयोग की तकनीक अपनाई, तो ये कहाँ पे, अहमदाबाद कंकरिया के अंदर। ये अहमदाबाद के अंदर एक स्थान है कंकरिया, जहाँ पे भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो स्थापित किया गया है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो, ये भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो है, ये बना है अहमदाबाद स्थित कंकरिया में।
इसमें जल शुद्धिकरण के लिए पौधों का उपयोग करने की एक अद्भुत उपलब्धि अर्जित की है। जल शुद्धिकरण के लिए पौधों का उपयोग करने के लिए एक उपलब्धि हासिल की। अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के माध्यम से डिपो प्रतिदिन 1.60 लाख लीटर पानी की बचत करता है। इसमें ताजे पानी पर निर्भरता कम होती है। तो ये याद रखना है अच्छे तरीके से। तो ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि जब ये भारत के पहले की बात आ जाए ना तो मान के चलो एग्जाम में प्रश्न छप सकता है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा शुरू की गई एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में चल रहा है। और ये कौन सा है? वो है होर्मुज़ जल डमरू जो मध्य है उसको सुरक्षित करना। यानी कि निश्चित सीधी सी बात है, क्योंकि आपको पता है जब इसमें उसका युद्ध हुआ था ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में, तो इसमें क्या हुआ, अभी जो होर्मुज़ जल डमरू मध्य है उसमें क्या है वो जो व्यापार वगैरह है ना वो बंद हो चुका था। लेकिन उसके लिए क्या अब यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने कहा एक अंतर्राष्ट्रीय नई पहल की शुरुआत करेंगे। इसके लिए होर्मुज़ जल डमरू मध्य को सुरक्षित रखने के लिए। देखो, इनका नेतृत्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। नई पहल का नाम होर्मुज़ जल डमरू मध्य समुद्री नौवहन स्वतंत्रता पहल की इन्होंने शुरुआत की है। उद्देश्य होर्मुज़ जल डमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों की स्वतंत्रता बनाए रखना है। ये सीधी सी बात है। अब ये जो जल डमरू मध्य है ना, ये क्या काम करता है, जो फारस की खाड़ी है उसको दुनिया के वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। यानी कि दुनिया का कोई भी तेल है, कोई गैस की, कोई खेप का एक बड़ा हिस्सा है वो इसी मार्ग से होकर गुजरता है। क्योंकि सबसे पहले जो 28 फरवरी 2026 की मैं बात करूं तो अमेरिका और इजराइल द्वारा जो शुरू की गई जो सैन्य कार्रवाई है उसके बाद में यहाँ पे इस जल डमरू पद जो मध्य है उस पर क्या है नाकाबंदी कर दी गई थी। जो जितने भी जो जहाज आ रहे हैं ना यहाँ से क्या उस पर आवाजाही पर रोक लगा दी थी, क्योंकि सीधी सी बात है लगभग जो व्यापार होता है वो इसी जल डमरू के माध्यम से किया जाता है। तो होर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण तेल और व्यापारिक शिपिंग मार्गों में से एक है और लगभग 40 देशों ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया और भारत की ओर से विदेश मंत्रालय ने भागीदारी की पुष्टि की। यानी कि इस बैठक के अंदर आयोजन हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बैठक के अंदर भाग नहीं लिया था। ये पॉइंट नोट कर लेना भी इसके अंदर अच्छे तरीके से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के संबंध में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या निर्णय लिया है? ये लीजिए भी, अब आ गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण। तो इसमें हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या निर्णय लिया कि इसकी अवधि को मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया जाएगा। ये मार्च 2025 से बढ़ाकर इसको मार्च 2028 तक किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय तीसरा और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की अवधि को मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने की अपनी मंजूरी दे दी। इसके अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले थ्रू रूट्स सुदृढ़ीकरण शामिल है और इस योजना का संशोधित परिव्यय है 83,977 करोड़ रुपए का इसके अंदर परिव्यय होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जिसका जो चरण है, अब देखो मैदानी क्षेत्रों, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए पहाड़ी क्षेत्र उनके लिए समय सीमा रहेगी मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई और पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में पुल का जो निर्माण कार्य होगा उसको पूरा करने के लिए मार्च 2029 तक इसको विस्तारित किया गया है। ये पॉइंट नोट कर लेना, एक आधा प्रश्न इसमें उठा के एग्जामिनर आपको दे सकता है। रिलीफ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लीजिए, एक नई योजना की शुरुआत हुई है। रिलीफ योजना अभी हुई है इसकी 19 मार्च 2026 को। इसका उद्देश्य है निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स और बीमा लागत में सहायता देना। क्या है? निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स और बीमा लागत में सहायता देना, ये रिलीफ योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखो, रिलीफ योजना शुरुआत 19 मार्च 2026। इसका पूरा नाम रिलाइसेंस यानी कि लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन, ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखना। उद्देश्य बढ़ती लॉजिस्टिक्स और बीमा लागत से प्रभावित निर्यातकों को सहायता देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। पृष्ठभूमि क्या है? पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के कारण निर्यात लागत में वृद्धि होना और किसके तहत शुरू हुआ? निर्यात संवर्धन मिशन के तहत इसको यह है। निर्यात संवर्धन मिशन चल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग इस रिलीफ योजना की शुरुआत हुई। इस योजना की पात्रता सूची में मिस्र और जॉर्डन को शामिल किया गया है। हालिया विस्तार हुआ है
कि इसके अंदर सूची में मिस्र देश और जॉर्डन को शामिल किया गया है। गजब का प्रश्न है, याद रखना क्षेत्र की योजना ये। हाल ही में केंद्रीय ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंस्टलेशन इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड का जो करंट बनता है ना वो इसी लेवल का बनेगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये इन्होंने समझौता किया है CDAC के साथ, ऑप्शन नंबर सी, CDAC के साथ इन्होंने समझौता किया। किसने? केंद्रीय ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंस्टलेशन इंडिया लिमिटेड ने CDAC के साथ में समझौता किया है। ठीक है, तो प्रगत संगणन विकास केंद्र CDAC क्या है? प्रगत संगणन विकास केंद्र CDAC केंद्रीय ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंस्टलेशन इंडिया लिमिटेड ने, इसका शॉर्टकट में नाम है बेसिल, इसने CDAC के साथ में एक समझौता किया है जिसका उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो ये इसका मुख्य टारगेट है। पूछा जा सकता है भी किसके साथ में समझौता किया है। हाल ही में विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान द्वारा की गई है? हाल ही में विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान द्वारा की गई? तो IIT खड़गपुर द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। याद रखना। तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर नई पहल विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना इन्होंने की है। इनका फोकस रहेगा AI सक्षम भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों से संबंधित रहेगा, जिसमें क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देना, भारत के खनन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव लाना। और इसके अंदर फंडिंग रहेगा 15 करोड़ रुपए का, समय अवधि 5 वर्षों के लिए वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। तो याद रखना, नई पहल विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा IIT खड़गपुर ने की है। ठीक है, अब देखो वन लाइनर आपके सामने करंट। पहला है, मेघालय राज्य ने आधिकारिक तौर पर खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ राज्य भाषाओं के रूप में इनको मान्यता मिली है। पॉइंट नोट कर लेना भी, मेघालय राज्य के अंदर गारो व खासी आपने पढ़ा है ना GK के अंदर, तो उन्होंने अंग्रेजी के साथ राज्य भाषाओं के रूप में उनको मान्यता मिली। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड भारत का पहला ऐसा जल उपयोगिता निकाय बन गया जिसने ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO 5001-2018 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। किसको? बेंगलुरु जल आपूर्ति को। और हानोडा जापान दुनिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा बना है। और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 19 से 20 अप्रैल 2026 तक श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना, 19 से 20 अप्रैल 2 दिन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। और हानोडा जापान का दुनिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा बना है। ये वन लाइनर है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये देखो वन लाइनर मैं आपको लिए टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 86वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था इंदौर के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र, नाटो, ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे अपनी देखो क्या थी? लोक लेखा समिति या जन लेखा समिति का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? गठन हुआ था 10 अप्रैल 1952 को, अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो राजस्थान में जो समितियां उसमें अधिकतम 15, और जो संसद के अंदर जो समितियां उसमें अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक बार रद्द होने पर पुनः कितने समय तक नहीं लाया जा सकता? 6 महीने तक। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति या 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा? अनुच्छेद 190(2) के तहत। ये पॉइंट नोट कर लेना, अनुच्छेद 190(2) के तहत। राजस्थान के ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, हरिशंकर भामड़ा। ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। ये वही मैंने आपके लिए चलाई है, क्योंकि डेली आप इन क्वेश्चनों को 4-5 डेली पढ़ोगे तो मान के चलो 1 महीने के अंदर आपको कितने क्वेश्चन याद होंगे। अब फिर नेक्स्ट डोज आपके लिए, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण का उल्लेख है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये निर्वाचन आयोग याद रखना अच्छे तरीके से। इन चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की 1.0 नानक क्लासेस की बाजार के अंदर उपलब्ध है। और स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। सेकंड ग्रेड शिक्षक PTE, थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, LDC है, CET है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। इनको आप प्रताप क्लासेस का
ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इनको ज्वाइन कर सकते हो। तो साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। मात्र 15-16 मिनट की क्लास मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस अपने को क्वेश्चन एग्जाम में मिलना चाहिए, बस चाहे क्लास 10 मिनट की हो चाहे 15 मिनट की हो, अपना क्वेश्चन जो पढ़ाया है ना वो अपना एग्जाम के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो सभी साथी करते हैं वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।